आज से हम जो है ना वो अपना नासागत जो है वो रोग जो है वो शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सुश्रुत संहिता से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो 26 नासागत रोग जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे बचेंगे प्रतिशय। प्रतिशय जो होते हैं वो 5 होते हैं। ये सभी आपको मैं अभी बताऊंगा वीडियो के अंदर ही, ट्रिक सारी याद करने की। जो प्रतिशय होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्रम क्या होगा, क्रम ये होगा कि हम सबसे पहले 26 को जो है वो पढ़ेंगे, उसके लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उन 26 की चिकित्सा पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2। तो जो वीडियो नंबर 2 है उसमें पढ़ेंगे। फिर वीडियो नंबर 3 के अंदर, तो इसको 3 पार्ट में हम बनाएंगे, तो थर्ड पार्ट की वीडियो होगी, उसमें हम प्रतिशय पढ़ेंगे और प्रतिशय की चिकित्सा पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिस्टम रहेगा कि पहले हम 26 पढ़ेंगे, 26 नासागत रोग, फिर उसके बाद हम उसकी चिकित्सा पढ़ेंगे, फिर 5 प्रतिशय पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उनकी चिकित्सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो फिर हम अपना जो है वो शुरू करते हैं। तो फिर हम अपना जो है वो नासागत रोग जो है वो शुरू करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने जो नासागत रोग बताए हैं वो 31 बताए हैं। इस वीडियो के अंदर हम अपने पहले 26 पढ़ेंगे और बाकी की जो 5 प्रतिशय हैं वो हम अपने अलग दूसरे वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जो है हम अपने 31 नामों को जो है वो याद करेंगे। तो याद करने के लिए हम पहले यहाँ पर 11 नामों की जो है वो ट्रिक जो है वो आपको बता देंगे। तो हम पहले पढ़ देते हैं क्या 11 नाम जो होते हैं। अपीनस पूतिनस नासापाक नासागत रक्तपित नासागत पुए शोणित हो गया आपका, छवतु भ्रंशतु दीप्त नासा नासा परिस्राव और नासा शोथ, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि आकर्षक पूजा की नाक में क्या हो गया, उससे रक्त बहने लग गया और थोड़े टाइम बाद रक्त के साथ पुए भी बहने लग गया। फिर उसे छींक आई और वो भ्रमित हो गई। फिर दीपक जो उसका एक फ्रेंड था वो उसको नहर के पास ले गया, वहाँ पर एक परी थी, परी ने उसको ठीक कर दिया और क्या किया, उसकी शोभा को बढ़ा दिया। तो ये आपकी जो है वो ट्रिक कंप्लीट हो गई। एक बार और ट्रिक समझ लो कि आकर्षक पूनम की नासा में पाक हो गया और वहाँ से जो है वो रक्त बहने लग गया और थोड़े टाइम बाद पुए भी बहने लग गया। फिर उसको अचानक से छींक आ गई और फिर छींक आने के बाद वो भ्रमित हो गई। फिर एक फ्रेंड था उसका दीपक, दीपक जो है वो उसको नहर के पास लेके गया, नहर के पास में उसको एक परी मिल गई, परी ने क्या किया, उसको ठीक कर दिया और उसकी शोभा को वापस से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको जो है सारे के सारे जो 11 हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जब आपको ये 11 याद हो जाते हैं, नाम जो ये 11 याद हो गए आपको, फिर हम बाकी के आते हैं। जो अर्श हैं, शोफ है, प्रतिशय है और अर्बुद है, ठीक है। जो अर्श होते हैं वो आपके 4 होते हैं, जो शोफ होते हैं वो आपके 4 होते हैं, जो प्रतिशय होते हैं वो 5 होते हैं, जिसको कि हम अपने अगले वीडियोज़ में देखेंगे, और अर्बुद जो होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। अगर हम अर्श की बात करें तो अर्श के अगर हम भेद की बात करें तो जो अर्श हैं वो वात पित्त कफ और सन्निपातज, जो शोफ हैं वो आपके वात पित्त कफ और सन्निपातज, प्रतिशय जो है वो वात पित्त कफ सन्निपातज और रक्तज, ठीक है। और अर्बुद जो है वो वात पित्त कफ सन्निपातज रक्तज मांसज और मेदोज, ठीक है। तो अब ये आपको सारे के सारे याद हो जाने चाहिए कि देखो ज़्यादातर अर्श में क्या है आपका वात पित्त कफ और सन्निपातज है, शोफ में क्या है वात पित्त कफ और सन्निपातज। तो इन वात पित्त कफ सन्निपातज ये तो सब में ही कॉमन है। प्रतिशय में रक्तज है और अर्बुद में भी रक्तज है और साथ में क्या है मांसज और मेदोज है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको कैसे याद रखोगे, अर्शदीप और सोफिया 4 बजे प्रतिदिन 5 घंटे साथ में आम खाते थे, ठीक है। अर्शदीप और सोफिया, ठीक है, 4 बजे, ठीक है, प्रतिदिन से प्रतिशय, ठीक है, 5 घंटे साथ में, ठीक है, साथ में मतलब 7, और क्या खाते थे, आम खाते थे, आम से अर्बुद। तो अर्शदीप और सोफिया, ठीक है, 4 बजे प्रतिदिन 5 घंटे साथ में आम खाते थे। अर्शदीप और सोफिया 4 बजे प्रतिदिन 5 घंटे साथ में आम खाते थे। ये हो गया। बाकी मैंने आपको इसके वो सब बाकी के और चीज़ों की मैंने आपको बता दिया कि इसके कितने कितने भेद होते हैं। तो ओवरऑल जैसे अगर हम देखें तो ये 11 ये हो गए। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो 11 और 7 आपके 18 हो गए। 18 में अगर आप ये 8, 4 और 4 अगर आप जोड़ देंगे तो 22 और 26 और 5 जो हैं वो आपके 31। तो टोटल मिला के आपके 31 जो हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में और देख लेते हैं। जो हमने ये 11 पढ़े थे इसमें कौन कौन सा दोष होता है, ठीक है। अब जैसे अपीनस है, पूतिनस है, इसमें कौन कौन से दोष हो गए, क्योंकि यहाँ पर तो दोष के अनुसार आपको पता ही लग गया सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर और हमें पता लगाना है। तो अपीनस में वह ना वात कफ होता है, पूतिनस में सन्निपातज होता है। तो ये कैसे हमें पता करना है, तो ठीक है, पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो नासा पाक है तो पहले पाक में क्या करना है, तो पाक है तो पित्त हो गया, ठीक है। नासागत रक्त पित्त है तो रक्त पित्त हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हमको याद हो गए। फिर उसके बाद अपना आ जाओ नासा परिस्राव पे। अब जो परी थी ना जिसके पास वो लेके गया, तो वो परी जो है वो कैसे कपड़े पहनी हुई थी, या परी जो है वो दिखने में कैसी थी, उसका रंग कैसा था, सफ़ेद वर्ण का था। तो सफ़ेद वर्ण का था परी का, तो सफ़ेद वर्ण से वो कफज हो गया, ठीक है ना। श्वेत किसका लक्षण है, कफ का ही तो है। तो अल्टीमेटली अब देखो आपको कितने याद हो गए, नासा पाक का याद हो गया,
है ना। नासागत रक्त पित्त का याद हो गया और नासा स्राव का याद हो गया और दीप्त का याद रख लो, कोई चीज़ जल रही है, दीप्त मतलब जल रही है, दीपक है ना, वो जल रहा है कोई चीज़ है ना, तो क्या हो गया, तो ये इसमें पित्त हो गया। तो अब आपको ये सारे याद हो गए। अब बाकी के जो बचे हुए हैं उसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे कि विक्की जो है ना, विक्की की अक्षी में शोध हो गया, इसीलिए वो शो देखने नहीं जा पाया। मतलब ये दो लोग हैं, एक विक्की एक सन्नी है, ठीक है। इन लोगों के पास से क्या था, एक शो की टिकट थी, तो विक्की की अक्षी में तो शोध हो गया इसलिए वो शो देखने नहीं जा पाया। लेकिन सन्नी चला गया, तो सन्नी ने पूपू के शो में, कौन सा शो का क्या नाम था, पूपू का शो था, तो पूपू के शो में क्या वो चला गया क्योंकि उसकी अक्षी में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इसकी अक्षी में शोध हो गया था, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर वो परेशान होकर भ्रमित हो गया, ठीक है। तो अब इसको ट्रिक को डिकोड करते थे। वी के, तो विक्की मतलब वी के अक्षी में शोध हो गया, तो अ से अपीनस और उसकी अक्षी से तुम्हारा छवतु में शोध हो गया, नासा शोध। तो जो रेड कलर से मैंने मार्क किए हुए हैं ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो विक्की है ना। लेकिन जो सन्नी था ना वो पूपू के शो में चला गया। अब देखो सन्नी पातज और सन्नी पातज, पू फिर आपका इधर आ गया पूये शोणित, तो पूतीनस से पूये शोणित, पूपू के शो में शोध में चला गया। वहां पर वो क्या हो गया, वहां पर वो परेशान होकर भ्रमित हो गया, तो वर्ष वहां वी परेशान, पी भ्रमित, तो वी पी तुम्हारा क्या हो गया, देखो वी तो वहां पर वो एक काफी परेशान होकर जो है भ्रमित हो गया, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा पहले गलत लिख दिया था, वी लिख दिया था मैंने, लेकिन अब मैंने उसे ठीक कर दिया है। तो काफ़ी परेशान होकर जो है वो भ्रमित हो गया था, तो तुम्हारे यहाँ पर जो है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो विक्की की अक्षी में शोध हो गया था, सन्नी जो है वो पूपू के शो में गया, तो पूरे शोणित और तुम्हारा पूतीनस से शो से तुम्हारा शोध हो जाएगा। और वहाँ पर वो काफ़ी परेशान होकर भ्रमित हो गया, तो काफ़ी परेशान मतलब कफ और पित्त और भ्रमित से वहाँ पे भ्रंशतु हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है। अब धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, इन सब के जो है वो लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो फिर अपना अपीनस जो है वो शुरू करते हैं। अनहायते यस विधुप्यते च प्रक्लिद्यते शुष्यति च अपि नासा न वेत्ति यो गंधरसांश जंतुर्जुष्टम व्यवस्येत्तम अपीनसे तत् च अनिल श्लेष्मभवम विकारम ब्रूयात प्रतिश्यायम समान लिंगम। मतलब क्या हुआ, अनाहयते मतलब वात दोष के कारण क्या होगा, अनाहयत हो जाएगा। अनाहयत का मतलब अवरुद्ध हो जाना, तो वात दोष के कारण क्या होगा, जो आपका नासा है ना वो अवरुद्ध हो जाएगा। यश मतलब जिसका, विधुप्यते जो है नासा जो है आपका, नासा से क्या निकलने लग जाएगा, धुएं जैसा क्या नहीं है, धुआं सा निकलने लग जाएगा। और च मतलब और, प्रक्लिद्यते मतलब कि कफ की वजह से उसमें क्या होगा, जो है तुम्हारा क्लेद युक्त होगा। और शुष्यति पित्त की वजह से शुष्यता होगी, है ना, थोड़ा सा क्या होगा, सूखती सी होगी। च मतलब और, अपी मतलब भी, नासा मतलब नासा। तो ऐसी नासा जो वात के कारण क्या हो, अवरुद्ध हो जाए, पित्त के कारण क्या हो, उसमें से धुआं निकलने सा लग जाए, और श्लेष्म के कारण क्या हो, क्लिन्न हो, और पित्त के कारण थोड़ी सी सूख सी जाए। च मतलब और, अपी मतलब भी ऐसी नासा हो जाती है। न मतलब नहीं, वेत्ति मतलब पहचाना जाता है या पहचाना जाना, यो मतलब जो, गंध रसांश है ना, और जंतु मतलब जीव। तो वो जीव जो है वो नहीं पहचान पाता गंध और रस को। तो जीव जो है या मनुष्य जो है वो क्या करेगा, वो रस और गंध को पहचान नहीं पाएगा। जुष्टम मतलब प्रभावित, व्यवस्येत मतलब निदान किया जाता है, उसे क्या, कौन सा निदान किया जाता है, अपीनस से, उसे क्या कहते हैं, अपीनस कहते हैं, ठीक है। अब एक बार जरा इसकी हिंदी देख लो। जिस रोगी की नासा वात द्वारा कफ से शोषित हो जाने से अवरुद्ध सी हो जाती है, अनाहयते है ना, एवं पित्त की अधिकता पर नासा से धुआं सा निकलता है, विधुप्यते है ना, और कफ की अधिकता होने से प्रक्लेद युक्त सा हो तो तुम्हारा प्रक्लिद्यते, तथा पित्त प्रकोप से सूखती सी हो, है ना, शुष्यति, तथा नासा के अवरुद्ध होने से सुगंधित और असुगंधित गंधों का ज्ञान नहीं होता हो, है ना। न वेत्ति यो नासा गंध रसांश, ठीक है। एवं नासा रोगारंभक दोषों से जिह्वा तथा तद्वत रस ज्ञानवाही स्रोतों के दूषित हो जाने पर मधुर अम्ल रसों का भी ज्ञान नहीं होता है। तो गंध रस सांश, तो रस का मतलब यहाँ पर क्या ही हो गया आपका, मधुर अम्लादि रसों का भी ज्ञान नहीं होता है, उस व्यक्ति को अपीनस रोग कहते हैं। व्यवस्येतम अपीनसे, उसे क्या कहते हैं,
अपीनस रोग से व्याप्त समझना चाहिए, ठीक है। और फिर इस तरह इस वात दोष की दृष्टि से होने वाले इस रोग को प्रतिशाय के समान लक्षण वाला कहना चाहिए। अब इसको आ जाओ, तत् मतलब उसको, च मतलब और, अनिल श्लेष्म भव, तो भव मतलब उत्पन्न होता है किससे, वात और श्लेष्म किससे उत्पन्न होने वाले विकार को, विकार मतलब जो तुम्हारा रोग है, ब्रूयात मतलब कहते हैं प्रतिशाय समान लिंगम, और इसके जो लक्षण होते हैं किसके समान होते हैं, प्रतिशाय के समान लिंगम मतलब लक्षण। इधर आ जाओ, इस तरह वात और कफ की दृष्टि, फिर क्या है, अनिल श्लेष्म भवम, तो वात और कफ की दृष्टि से होने वाले इस रोग को प्रतिशाय के समान लक्षणों वाला कहना चाहिए। प्रतिशाय समान लिंगम, तो प्रतिशाय के समान लक्षण होने वाला, ब्रियोआत मतलब कहते हैं, और विकार मतलब रोग को, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है यहाँ पर अपीनस रोग हमने यहाँ पे बता दिया। इसमें तुम्हें मेजरली क्या बात यहाँ याद रखनी है कि वात की वजह से तो वो अवरुद्ध हो जाता है, पित्त की वजह से क्या होता है उसमें धुआं निकलने लग जाता है, और श्लेष्म की वजह से क्या होता है वो प्रक्लिन्न हो जाता है, और पित्त की वजह से शुष्क हो जाता है, और क्या होता है कि वो जो है गंध और रस को पहचान नहीं पाता है, और जो है उसके जो लक्षण होते हैं वो प्रतिशाय के समान हमें लक्षण समझने चाहिए। मेजरली ये जो 3 4 5 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये अगर तुम्हें दिख रहे हैं, ये अगर तुम किसी भी व्यक्ति के अंदर देख पा रहे हो, इसका मतलब कि तुम उसको क्या बोलोगे कि भाई इसको तो अपीनस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका अपीनस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अपना पूतीनस से जो है वो शुरू करते हैं। दो शैर विदग्धे गलतालुमूले संवासितो यस्य समीरणस्तु निरेति पूति मुखनासिकाभ्याम तम पूतिनस्यम प्रवदन्ति रोगम। मतलब क्या हुआ कि जो दोष जो है वो विदग्ध हो जाते हैं, है ना, कहाँ के, गल और तालु मूल के। तो गल तालु मूल में जो दोष होते हैं वो विदग्ध हो जाते हैं, और क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं किसको, वायु को। यस्य मतलब जिसकी, तो जिस मनुष्य के गल और तालु के जो दोष हैं वो विदग्ध हो जाते हैं, और वो दूषित करते हैं किसको, वायु को। तो वायु जब दूषित हो जाती है तो क्या होगा, निरेती, जब दूषित होने के बाद जो वो निरेती मतलब बाहर की ओर निकलती है, तो क्या होगा उसमें, पूती मतलब कि दुर्गंधित, मुख और नासिकाभ्याम, मुख और नासिका, आभ्याम मतलब से, तो मुख और नासिका से, पूती मतलब दुर्गंधित, मतलब जो निकलती है क्या, वायु, तो मुख और नासिका से दुर्गंधित, मुख और नासिका से दुर्गंधित वायु जो है वो निकलती है, तब मतलब उसे पूतिनस्यम मतलब पूतिनस्य प्रवदंती मतलब कहा जाता है, रोगम मतलब रोग। तो ऐसे रोग को क्या कहा जाता है, पूतिनस्य कहा जाता है। अब एक बार हिंदी पढ़ लो विदग्ध। अब इसमें हिंदी जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा फैला के लिखी है, ठीक है, लेकिन मेजरली इसका मीनिंग बस इतना है कि जो तुम्हारे गल तालु मूल के जो दोष है वो विदग्ध हो जाते हैं, और उसको, है ना, और वो क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं किसको, वायु को, और वायु जब वहाँ से निकलती है तो वो जो है तुम्हारे मुख और नासिका से दुर्गंधित वायु निकलती है, उसे हम कहते हैं पूतिनस्य कहते हैं। इसका मतलब तो सीधा ये हुआ। अब इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया कि विदग्ध अर्थात स रक्त पित्त और श्लेष्मा की गर्मी से लवण और अम्ल रस के विरुद्ध पाक होने से पूति भाव को प्राप्त हुए कफ पित्त और रक्त दोष से गले तथा, अब देखो गले तथा तालुमूल, तो यहाँ पर आ जाएगा गला और तालुमूल, है ना, संवासित है ना, संवासित मतलब दूषित हो जाते हैं, गंध से मिश्रित भूत, दुर्गंधित हो चुके हो के वायु जिस मनुष्य के मुख तथा मुख नासिकाभ्याम की ओर निकलता है उसे पूतिनस्य कहते हैं। इसका मतलब ओवरऑल बस इतना ये है कि नासा से तुम्हारा, नासा और मुख से क्या निकलेगा, जो दुर्गंधित वायु जो है वो निकलेगी। इसका ओवरऑल मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका पूतिनस्य जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अपना जो है वो नासिका पाक जो है वो शुरू करते हैं। घ्राणम आश्रितम पित्तम अरुंचि कुर्यात यस्मिन् विकारे बलवंश पाकः तम नासिका पाकम इति व्यवस्येत विक्लेद कोथ अपि यत्र दृष्टो। मतलब क्या हुआ कि यस्मिन मतलब जिसमें, विकारो मतलब रोग, तो जिस रोग में घ्राण में आश्रित जो पित्त है, घ्राण में स्थित, घ्राण मतलब तुम्हारा नासिका, आश्रित मतलब स्थित, जो पित्तम मतलब पित्त क्या करता है, कुर्यात मतलब करता है, अरुंची, तो उसमें क्या करेगा, अरुंची या फुंसियाँ उत्पन्न करेगा, और बलवंश पाक, जो तुम्हारी नाक होगी ना वो बलवंश मतलब अत्यधिक पाक कर देगा, तब मतलब उसे नासिका पाकम इति मतलब इस प्रकार, व्यवस्थित मतलब इसको इस प्रकार मतलब नासिका पाक कहा गया है ना। और विक्लेद उसमें क्या होगा, अत्यधिक गीलापन होगा, कोथ मतलब उसमें सड़न होगी, यत्र मतलब जहाँ, या इस रोग में, दृष्टो मतलब दृष्टिगोचर या देखी जा सकती है। तो इस रोग में और क्या देखी जा सकती है, अत्यधिक गीलापन देखा जा सकता है और सड़न देखी जा सकती है इस रोग के अंदर। तो मेजरली इसमें तुम्हें 4 चीज़ देखने को मिली
कि एक तो तुम्हें अरुंची मिलेगी मतलब फुंसियाँ मिलेंगी, नासा का पाक हो गया होगा, और क्या होगा तुम्हारा अत्यधिक गीलापन होगा, और क्या होगा तुम्हारा सड़न होगी उसके अंदर। तो ये 4 चीज़ें अगर तुम्हें दिखी तो वो तुम्हारा क्या होगा, नासिका पाक होगा। ठीक है, अब एक बार इसकी हिंदी देख लो। घ्राण में आश्रित जो कुपित पित्त वहाँ पर छोटी छोटी फुंसियाँ या पीड़िकाएँ उत्पन्न कर देता है ना। घ्राण आश्रितम पित्तम अरुंची कुर्यात यस्मिन विकारे। ठीक है, और क्या होगा, जहाँ पर बलवान पाक होकर नासिका पक जाती है, बलवांश पाकः। तो यहाँ क्या होता है, बलवांश मतलब अत्यधिक, पाका मतलब पक जाती है, तो नासिका क्या होगी, पक जाएगी। बलवान पाक होकर नासिका पक जाती है, जहाँ नाक में विशेष रूप से गीलापन तथा कोथ, विक्लेद, कोथ अपी मतलब भी, कोथ हो जाता है। ठीक है, उसको नासिका पाक कहते हैं। तम नासिका पाकम इति व्यवस्ये, तो उसको हम क्या कहेंगे, नासिका पाक कहेंगे। तो इसमें मेजरली हमने 4 चीज़ पढ़ी कि उसमें अरुंची होगी, उसमें नासा का जो होगा वो पाक होगा, और क्या होगा, अत्यधिक गीलापन होगा, और कोथ होगा मतलब उसमें सड़न होगी। तो अगर ये 4 चीज़ हमको मिल जाएंगी तो वो आपको क्या हो जाएगा, नासिका पाक जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नासिका पाक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अपना जो है वो नासागत रक्तपित्त जो है वो शुरू करते हैं। चतुर्विधम द्विप्रभम द्विमार्गम वक्षयामी भूय खलु रक्तपित्तम। मतलब क्या हुआ, चतुर्विधम मतलब उसमें कितने दोष होते हैं, 4 दोष होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, वात पित्त कफ और सन्निपात, ये 4 प्रकार के होते हैं। द्विप्रभम, प्रभम मतलब उत्पत्ति या कारण, तो कहाँ से होती है रक्त की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होगी, यकृत और प्लीहा से। तो एवं यकृत और प्लीहा इन 2 स्थानों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, द्विमार्गम, रक्तपित्त का क्या मार्ग, दो मार्ग होते हैं, ऊर्ध और अधो, है ना। ऊर्ध तथा अधो इन 2 मार्गों से प्रवृत्त। और वक्ष्यामी मतलब वर्णन करता हूँ, भूय मतलब फिर से, खलु मतलब निश्चित रूप से, रक्तपित्त मतलब रक्तपित्त। तो अब इसमें क्या है, इसमें आगे पढ़ लो। इन 2 मार्गों से प्रवृत्त रक्तपित्त का अगले अध्यायों में विशिष्ट वर्णन किया गया है। अब इसका मतलब ये है कि जो नासागत रक्तपित्त है ना, इसको हम जो काया चिकित्सा के अंदर रक्तपित्त पढ़ते हैं ना, या फिर हम चारक और सुश्रुत में जो अलग से रक्तपित्त पढ़ते हैं, है ना, ये उसी में उसका वर्णन है। ठीक है, तो ये हमें वहीं पर ही जाकर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ और इसके जो जितने भी लक्षण मिलेंगे ना, जो वातज पित्तज कफज, ये सब उसका मेजरली वर्णन वहीं पर ही दे रखा है। ठीक है, तो अभी हमें इधर जो है इसको एज अ भेद याद करना है कि ये इसका एक भेद होता है रक्तपित्त, और उसके कितने दोष होते हैं, वातज पित्तज कफज और सन्निपातज, जिसके 4 जो है वो 2 भेद हो गए, मतलब चतुर्विधम। और तो द्विप्रभम इसका 2 प्रभाव में तुम्हारे उत्पत्ति स्थान इसके यकृत और प्लीहा हो गए, और द्विमार्ग ऊर्ध्व और अधो हो गए। ठीक है, यहाँ पर हमें मेजरली इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रक्तपित्त जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर हम अपना जो है वो नासा पूय रक्त के लक्षण जो है वो पढ़ते हैं। दोषैर विदग्धैर अथवा अपि जंतोर ललाट देशे अभिहतस्य तैस्तु नासा स्रवेत पूयम अस्रिग मिश्रम तम पूय रक्तम प्रवदंती रोगम। ठीक है, अब जो है तो इसका क्या मतलब हुआ, जंतुर मतलब व्यक्ति के, किस व्यक्ति के, जब व्यक्ति के जो दोष है वो विदग्ध हो जाए, अथवा क्या हो जाए, ललाट देश में अभिहतस मतलब ललाट प्रदेश में क्या हो जाए, आघात हो जाए। तो 2 कारणों की वजह से, पहला कारण दोषों के विदग्ध होने की वजह से, अथवा अपि मतलब भी, या फिर तुम्हारे ललाट देश में अभिहतस मतलब उसके अंदर क्या हो जाता है, ललाट प्रदेश में तुम्हारे मतलब ललाट देश मतलब माथे पर क्या हो जाए, आघात हो जाने पर क्या होगा, नासा से स्राव होगा, कैसा, पूय के साथ, और क्या होगा, अस्रिग मतलब पूय और रक्त से मिश्रित जो है वो स्राव होगा, तब मतलब उसको पूय रक्तम मतलब पूय रक्त, प्रवदंती मतलब कहते हैं, रोगम मतलब रोग। तो ऐसे रोग को क्या कहेंगे, तुम्हारा पूय रक्त कहेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें क्या हुई, 2 ही चीज़ें हुई कि तुम्हारे मतलब पहले तो तुम एक चीज़ समझो कि इसमें हो क्या रहा है। इसका लक्षण में तुम ये देखोगे कि नासा से स्राव हो रहा है, कैसा, पूय और अस्रिग मिश्रम। तो पूय और अस्रिग माने तुम्हारे पूय और तो तुम्हारा रक्त है, दोनों को मिला के क्या है, स्राव हो रहा है, पहली चीज़। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोष जो है वो विदग्ध हो गए, या फिर ललाट प्रदेश में अभिहतस हो गया, माने ललाट प्रदेश में क्या हो गया, आघात हो गया। तो अब इसकी एक बार हिंदी पढ़ लो। पित्त और रक्त की अधिकता से विरुद्ध परिणाम को प्राप्त हुए दोषों के कारण, अथवा, तो अब इस सब का मतलब ये है दोषैर विदग्धैर, तो दोष जो विदग्ध हो गए तो हुए दोषों के कारण, अथवा प्रहार पीड़न आदि से ललाट माथे पर आघात लगने से। ठीक है, तो आघात लगने से, तो ललाट प्रदेश अभिहतस से, ठीक है, के कारण रोगी की नासा से रक्त मिश्रित पूय, तो पूय अस्रिग मिश्रम, तो रोगी की नासा से क्या होगा, पूय निकलने लगती है। ठीक है, स्रवेत मतलब निकलने लगती है, तब उस रोग को पूय रक्त कहते हैं। पूय रक्तम प्रवदंती रोगम, उस रोग को क्या कहेंगे, पूय रक्त कहेंगे। उसमें क्या होगा, पूय और अस्रिग मतलब जो रक्त है, पूय और रक्त, पूय रक्त मिश्रित,
जो है वो क्या होगा, स्राव होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि दोष विदग्ध हो गए और ललाट प्रदेश में आघात हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका नासापूय रक्त जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर हम अपना जो है छवतु जो है वो शुरू करते हैं। घ्राण आश्रिते मर्मणि संप्रदुष्टे यस्य अनिलो नासिकया नीरेति कफ अनुयातो बहुशः सशब्दस्तम रोगम आहु छवतुम विधिज्ञा। मतलब क्या हुआ, घ्राण में आश्रित जो मर्म हैं, है ना, वो दूषित हो जाते हैं। यस मतलब जिसके, तो जिस व्यक्ति के घ्राण में आश्रित जो मर्म है वो दूषित हो जाते हैं, और क्या होता है, वायु जो है, अनिलो मतलब वायु, और नासिकाया मतलब नासिका के माध्यम से, नीरेति मतलब बाहर निकलती हो, नीरेति मतलब बाहर निकलना, और क्या होगा, वायु जो है वो नासिका के माध्यम से बाहर निकलती हो, और कफ अनुयातो, अनुयातो मतलब साथ होने वाला, साथ में होने वाला, तो कफ के साथ क्या होगी, बहुशो मतलब बार बार क्या होगी, शब्द, क्या होगा, उसमें से शब्द निकलेगा। तो मतलब क्या होगा कि वो क्या करेगी, पहले तो क्या हुआ कि नासिका से क्या हुआ, नासिका के माध्यम से बाहर क्या निकला, वायु, है ना, और वो वायु क्या करेगा, कफ के साथ मिलकर बहुशो मतलब अत्यंत बार बार शब्द जो है वो उत्पन्न करेगा, तब मतलब उसे रोगम मतलब रोगम, आहु मतलब कहते हैं छवथुम, छवतुम मतलब जो तुम्हारा छवतु रोग है, वरना विधिज्ञ मतलब आयुर्वेद के ज्ञानी लोग। ठीक है, अब इसकी हिंदी पढ़ लो। नासिका में आश्रित श्रृंगाटक मर्म, अब यहाँ पे श्रृंगाटक मर्म इन्होंने अपनी तरफ से दे दिया, श्लोक में कहीं नहीं दे रखा है, के दूषित होने से वहाँ पर वायु जो है वो मिथ्या आहार विहार या आगंतुक कारणों से दूषित हो जाती है, तब वे कफ को अनुगामी बनाकर, कफ अनुयाय तो कफ को अनुगामी बनाकर बार बार शब्द, है ना, सशब्द, है ना, उत्पन्न करता है, नासा से बाहर आता है, तब उसे शास्त्रज्ञ दोषज छवतु, है ना, कहते हैं। तो उसे रोगम आहु छवतुम विधिज्ञा। तो आहु का मतलब होता है कहते हैं, छवतु मतलब जो तुम्हारा छवतु है, और विधिज्ञा मतलब आयुर्वेद के ज्ञानी लोग। तो अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या कि जो तुम्हारी घ्राण में जो आश्रित जो मर्म है, अगर वो दूषित हो जाते हैं तो क्या होता है, जो वायु है ना वो नासिका के माध्यम से बाहर निकलती है। ठीक है, जो दूषित वायु होती है, दूषित वायु क्या होगी, नासिका से बाहर निकलेगी और कफ के साथ मिलकर मतलब बहुशो सशब्दम, और कफ के साथ क्या है, बार बार क्या होगी, शब्द को निकालेगी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, छवतु कहेंगे, या उसको जो आयुर्वेद के ज्ञानी लोग हैं उसे क्या कहते हैं, छवतु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका छवतु जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो फिर हम अपना जो है वो आगंतुक छवतु के लक्षण जो है वो शुरू करते हैं। तीक्ष्ण उपयोगात अतिजिग्रहतो वा भावान कटुन अर्क निरीक्षणाद वा सूत्रादिभिर्वा तरुणस्थि मर्माणि उद्घाटिते अन्य छवतु निर्रेति। क्या मतलब हुआ, इसमें देखो तुम्हें 6 चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। पहली क्या है, तीक्ष्ण उपयोगात, अगर व्यक्ति ने तीक्ष्ण द्रव्यों को जो है वो उपयोग किया। अति जिग्रहतो वा भावान कटुन, अति जिग्रहतो मतलब अत्यधिक सूंघने वाला व्यक्ति, है ना, वा मतलब या, भावान मतलब पदार्थों को, कटु मतलब कटु पदार्थ जो है, तो वो क्या करेगा, कटु पदार्थों का क्या करेगा, अत्यधिक सूंघेगा उनको, और क्या करेगा, अर्क निरीक्षण, अर्क मतलब सूर्य को, निरीक्षण मतलब देखेगा, वा मतलब या। तो 3 चीजें हुई, एक तो तीक्ष्ण द्रव्यों को उपयोग करेगा, और कटु पदार्थों का क्या करेगा, सूंघेगा उसको, और बार बार क्या करेगा, सूर्य को, अत्यधिक मतलब सूर्य को देखेगा, तो अर्क निरीक्षणाद वा, तो सूर्य को देखेगा। तो 3 चीजें हो गई। अब चौथी पर आ जाओ, सूत्रादि भी, सूत्रादि मतलब तुम्हारे सूत्रादि को, सूत्रादि के द्वारा या फिर सूत्रादि को क्या करेगा, नासिका के अंदर डालेगा। तरुण अस्थि मतलब नाक की कोमल हड्डी, और मर्माणी तो जो तुम्हारे मर्म है ना, उद्घाटिते, उद्घाटित मतलब वो प्रभावित हो जाती है, खुल जाती हैं, या फिर उसमें क्षोभ हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा चौथा हो गया, तरुण अस्थि 5वां हो गया, और 5 ये तुम्हारा मर्माणी जो है वो 6ठा हो गया। और छवतु क्या होगा, छवतु नीरेति, छवतु नीरेति मतलब बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब आओ इसकी जरा हिंदी पढ़ते हैं। राई मरीच आदि तीक्ष्ण द्रव्यों को, तो तीक्ष्ण उपयोगात के उपयोग से कीवा, सोठ, मरीच, पिपली तथा तंबाकू आदि कटु पदार्थों के अधिक सूंघने से, कटु तो क्या हो गया, अति जिग्रहतो वा भावान कटु। ठीक है, अथवा सूर्य की तरफ अधिक देर तक टकी लगाकर देखते रहने से क्या हो जाएगा तुम्हारा, अर्क निरीक्षणाद। ठीक है, सूत या कपड़े की बत्ती बनाकर नाक के भीतर बार बार डालते रहने से, है ना, सूत्रादि भीरवा से नासा जवनिका है, तरुण अस्थि में अथवा श्रृंगाटक मर्म में क्षोभ, तो नासा की जो अस्थि होती है उसके अंदर या फिर मर्म के अंदर क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्षोभ हो जाएगा, उसका उद्घाटन उर्वचालन होकर छींक आने लगती है। छवतु निरेति, निरेति मतलब बाहर निकलना, है ना, आती है। इसे आगंतुक छवतु कहते हैं। तो इसे आप किसे क्या कहेंगे, आगंतुक छवतु कहेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, हमने आपका आगंतुक छवतु के लक्षण जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ दे
देख लिया तो यहाँ पर आपका आगंतुक छवतु जो है वो खत्म हो जाता है। चलो तो फिर अपना जो है वो भ्रंशतु लक्षण जो है वो शुरू करते हैं। प्रभ्रश्यते नासिका एव यश्च सांद्रो विदग्धो लवणः कफस्तु प्राकः संचितो मूर्धनि च पित्ततप्तस्तं भ्रंशथुम व्याधिम उदाहरन्ति। मतलब क्या हुआ कि प्रभश्यते मतलब गिरता है, नासिका मतलब जो तुम्हारा नासिका से है ना, एव मतलब निश्चित ही, यह मतलब जो, च मतलब और, सांद्रो वो कैसा होता है, और वह क्या होगा, सांद्र होगा, विदग्ध होगा, लवण होगा, क्या, और ये क्या निकलता है, क्या गिरता है, कफ गिरता है। ठीक है। और प्राकः मतलब जो पहले से, संचितो मतलब जो तुम्हारा संचित है, मूर्धिनी मतलब सिर के अंदर, च मतलब और, पित्त के तप से है ना, पित्त तप्तम, पित्त के तप्त के कारण जो कफ है ना वो आपका निकलता है, गिरता है, उसे क्या कहेंगे, भ्रंशतु व्याधिम उदाहरन्ति। तम मतलब उसे, भ्रंशतु व्याधि मतलब व्याधि, उदाहरन्ति कहते हैं। तो अब क्या हुआ, जो तुम्हारा कफ होता है ना वो प्राक मतलब पहले से संचित होता है सिर में, ठीक है, और पित्त के तप्त के कारण वह जो है गिरता है, कहाँ से, नासिका से, और वो कैसा होता है, सांद्र होता है, विदग्ध होता है, लवण होता है। ठीक है, इसका टोटल मतलब हुआ ये। अब इसको हिंदी में पढ़ लो। सिर एवं नासा में पहले से संचित हुआ, सिर एवं नासा में जो है प्राकः संचितो मूर्धिनी है ना, वो गाढ़ा होता है तुम्हारा सांद्रो, विदग्ध विदग्धो, तथा नमकीन कफ है, लवण, नमकीन मतलब लवण, और कफ मतलब जो तुम्हारा कफ पित्त के ताप से या सूर्य के ताप से, तो पित्त तप्तम द्रवित होकर नासा मार्ग से अधिक निकलने लगता है। प्रभश्यते नासिका एव। ठीक है, उस रोग को भ्रंशतु कहते हैं। भ्रंशतु व्याधिम उपहरन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर मेजरली अगर हम देखें तो क्या होगा कि नासा से जो है आपका कफ का जो है वो स्राव होगा, और वो कैसा स्राव होगा, सांद्र होगा, विदग्ध होगा और लवण होगा। ठीक है, तो नासिका से क्या होगा, कफ का स्राव होगा। ठीक है, सिर एवं नासा में पहले से संचित हुआ गाढ़ा, विदग्ध तथा नमकीन कफ से कफ पित्त के ताप से या सूर्य के ताप से द्रवित होकर नासा मार्ग से ही अधिक निकलने लगता है, उस रोग को भ्रंशतु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका भ्रंशतु जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अपना जो है वो दीप्त जो है वो शुरू करते हैं। दीप्त के लक्षण, घ्राणे भृशम दाह समन्विते तु विनिः सरे धूम इवेह वायु नासा प्रदीप्त एव च यस्य जंतोर्व्याधिम तु तम दीप्तम उदाहरन्ति। मतलब क्या हुआ, देखो, घ्राणे भृशम दाह समन्विते तु मतलब जो तुम्हारा घ्राण है, जो तुम्हारी नासा है, भृशम मतलब अत्यधिक, दाह मतलब दाह होता है, समन्विते मतलब युक्त, और तू मतलब निश्चित ही। तो निश्चित ही जिसकी आपकी निश्चित ही नासा में अत्यधिक दाह से युक्त हो, तो जिस व्यक्ति की जो नासा है वो अत्यधिक दाह से युक्त हो, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, विनिः सरे धूम इवेह, इव प्लस इह वायु, तो विनिः सरे मतलब बाहर निकलता है, धूम मतलब तुम्हारा जो धूम है, इव मतलब के समान, और इह मतलब यहाँ इस रोग में, और वायु माने वायु के समान जो है धूम वो है वो बाहर की तरफ निकलता है। और क्या होता है, नासा प्रदीप्त एव च यस्य जंतो है ना, यश मतलब जिसकी, और जंतु मतलब मनुष्य जो है, च मतलब और, नासा मतलब जो नासिका है तुम्हारी, प्रवदंती मतलब जलती हुई सी प्रदीप्त होती है। और क्या होगा, जिस मनुष्य की नासा जो है वो जलती हुई सी प्रदीप्त होती है, उस व्याधि को तू मतलब निश्चित ही, तम मतलब उसे, दीप्तम उदाहरन्ति, दीप्त मतलब कहते हैं उसे, दीप्त जो है व्याधि कहते हैं। तो इसमें तुम्हें तीन चीज़ें देखने को मिली। एक तो क्या होगा कि उसकी घ्राण में या नासिका में क्या होगा, भयंकर दाह होगा, वेदना होगी, दाह होगा, और क्या होगा, जो धूम जो तुम्हारा वायु है वो किसके समान, धुएं के समान जो है वो बाहर निकलता हुआ सा प्रतीत होगा। और क्या होगा, नासा जो है वो जलती हुई सी प्रदीप्त होगी, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, दीप्त कहेंगे। ठीक है, अब इसको एक बार हिंदी में देख लो। जिस मनुष्य की नासिका सदा भयंकर दाह से युक्त रहती हो, घ्राणे भृशम दाह समन्विते तु, तथा उसमें धुएं के समान वायु निकलती हो, विनिः सरे धूम इवेह वायु, और क्या होगा, और उसकी नासा जलती हुई सी रहती हो, नासा प्रदीप्त एव च यस्य जंतो, है ना, ऐसी व्याधि को दीप्त कहते हैं। व्याधिम तूतम दीप्तम उदाहरन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो दीप्त जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मेजरली हमने इसमें तीन बातें पढ़ी हैं। क्या होगा कि मनुष्य में की जो घ्राण है ना, नासिका है, उसमें क्या होगा, अत्यधिक भयंकर दाह होगा, और क्या होगा, वायु जो है वो धूम के समान जो है वो निकलेगी, और नासा जो है वो जलती हुई सी प्रदीप्त होगी, तो उसे हम दीप्त कहेंगे। ये दीप्त के लक्षण है। यहाँ पर आपका दीप्त जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
चलो तो फिर अपना जो है वो नासा प्रतिनाह के लक्षण जो है वो शुरू करते हैं। कफ आवृतो वायुर उदान संज्ञो यदा स्वमार्गे विगुणः स्थितः स्यात् घ्राणं व्रणोति इव तदा स रोगा प्रतिनाह इति प्रतिष्ठः। मतलब क्या हुआ, यदा मतलब जब उदान संज्ञक वायु जो है वो कफ से आवृत हो जाती है और क्या होती है, स्वमार्गे विगुणः स्थितः स्यात्, और क्या होती है वो स्वमार्गे मतलब अपने मार्ग से विगुण होके स्थित होती है, तो क्या होता है, घ्राण में, घ्राण मतलब तुम्हारा नासिका, व्रणोति मतलब तुम्हारा अवरुद्ध कर देती है, एव मतलब के समान, तदा मतलब तब, तब यह रोग नाक को जैसे अवरुद्ध कर देता है, तब यह रोग नाक को जैसे अवरुद्ध कर देता है। स मतलब वह, रोगो मतलब रोग, नासा प्रतिनाह, नासा प्रतिनाह इति मतलब इस प्रकार, प्रतिष्ठा मतलब कहते हैं या इसको इस तरह माना जाता है। तो एक बार इसकी हिंदी देख लो। जब उदान संज्ञक वायु कफ से आवृत होकर अपने मार्ग से विगुण हो जाती है, कफ तो देखो यदा मतलब जब जो है उदान संज्ञक वायु जो है वो कफ से आवृत हो जाती है, और स्वमार्गे विगुणो स्थितः स्यात्, जब उदान संज्ञक वायु कफ से आवृत होकर, है ना, कफ आवृतो वायु उदान संज्ञो यदा, है ना, अपने मार्ग से विगुण हो जाती है, स्वमार्गे विगुणो स्थितः स्यात्, है ना, तब नासा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, घ्राणम व्रणोति इव तदा, जिससे नासा बिल्कुल सट जाती है, ठीक है, अर्थात नासा में अनाह उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इस रोग को नासा प्रतिनाह कहते हैं, नासा प्रतिनाह इति प्रतिष्ठः। तो इस रोग को क्या कहते हैं, नासा प्रतिनाह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका नासा प्रतिनाह जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अपना जो है वो नासा परिस्राव के लक्षण जो है वो शुरू करते हैं। अजस्त्रम अच्छ सलिल प्रकाशम यस्य विवर्णम स्रवति इह नासा रात्रो विशेषेण हीतम विकारम नासा परिस्रावम इति व्यवस्येत। मतलब क्या हुआ, अजस्रम मतलब निरंतर या बिना रुके, है ना, अच्छा मतलब स्वच्छ, सलिल मतलब जल, प्रकाशम मतलब तुम्हारा उसके समान, तो कैसा स्राव होगा नासा से, तुम्हारा निरंतर और किसके, स्वच्छ जल के समान, यस्य मतलब जिसके, अविवर्णम मतलब बिना रंग का या रंगहीन, स्रवति कैसा स्राव होगा, बिना रंग के या रंगहीन, और नासा मतलब नासा से, ठीक है। तो क्या हो गया, जिस मनुष्य की नासा में, अब यहाँ देखो, जिस मनुष्य की नासा में निरंतर स्वच्छ जल के समान, स्वच्छ जल के समान सलिल प्रकाशम, अच्छ सलिल प्रकाशम तथा अविवर्णम, ठीक है, तो अविवर्णम स्राव बहता है, ठीक है। अब इसका इधर आ जाओ, रात्रो विशेषण हीतम विकारम, रात्रो विशेषण मतलब अत्यधिक, मतलब रात्रि में ज़्यादा श्राव होगा, विशेषण मतलब वैसे तो श्राव होगा लेकिन अत्यधिक कहाँ पे श्राव होगा, रात्रि में श्राव होगा, तब मतलब उसे विकारम मतलब रोग, और फिर उसके बाद तुम्हारा नासा परिस्रावम इति, तो नासा परिस्रावम इति मतलब इस प्रकार, व्यवस्थित मतलब निश्चित रूप से कहा जाता है। तो इस प्रकार इसको किस नाम से जाना जाता है, नासा परिस्राव के नाम से जाना जाता है। अब इधर देख लो, है ना, रात्रि के समय पर श्राव या श्रवण अधिक होता है, ठीक है, रात्रो विशेषण हीतम, उसे नासा परिस्राव रोग कहते हैं, नासा परिस्रावम इति व्यवस्येत, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा इधर ही देखो, जिस मनुष्य की नासा से निरंतर स्वच्छ सलिल के समान मतलब स्वच्छ जल के समान तथा अविवर्ण श्राव होता हो, ठीक है, नासा से क्या हो रहा है, स्वच्छ सलिल के समान तथा अविवर्ण श्राव बहता रहता है, एवं रात्रि के समय श्राव का श्रवण अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, नासा परिस्राव कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका नासा परिस्राव जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलो तो फिर अपना जो है वो नासा शोष के लक्षण जो है वो शुरू करते हैं। घ्राण आश्रिते श्लेष्मणि मारुतेन पित्तेन गाढ़म परिशोषिते च, फिर है समुच्छ्वासिति ऊर्ध्व अधश्चकृच्छाद, यह तस्य नासा परिशोष उक्तः। मतलब क्या हुआ, घ्राण में आश्रित जो आपका कफ है उसमें वायु के द्वारा, मारुतेन मतलब वायु के द्वारा और पित्त के द्वारा, गाढ़म मतलब अत्यधिक, परिशोषित मतलब पूरी तरह से सूख जाता है, ठीक है, और समुच्छ्वासिति का मतलब होता है सांस लेना, ऊर्ध्वम अधोश, तो तुम्हारा ऊर्ध और अधो की जो सांस है ना वो कृच्छाद मतलब जो तुम्हारा वो व्यक्ति जो है वो अत्यधिक सांस लेने में, ऊपर और अधो की सांस लेने में उसे बहुत कठिनाई होती है, यह मतलब जो तस्य मतलब उसका नासा परिशोष, उसे नासा परिशोष उक्त मतलब कहा जाता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि जो तुम्हारे घ्राण में आश्रित जो कफ है वो वायु और पित्त जो है वो अत्यधिक उसे क्या कर देगा, सुखा देगा। घ्राण में जो तुम्हारा कफ है वायु और पित्त क्या करेगा, उसको अत्यधिक तरीके से सुखा देगा और तुम्हें सांस लेने में ऊपर और नीचे, ऊर्ध्व और अधो सांस लेने में कठिनाई होगी, उसको तुम नासा परिशोष कहते हैं।
और प्रकुपित वात की रुक्षता तथा प्रकुपित पित्त की उष्णता, वात की रुक्षता और पित्त की उष्णता से नासा प्रदेश में स्थित कफ, जो तुम्हारा घ्राण आश्रित कफ है ना, अत्यधिक सूख जाने पर, ठीक है, परिशोष्यति, मनुष्य बड़ी कठिनाई से ऊर्ध्व और अधः श्वास लेता है तो समुच्छ्वास स्थिति, ठीक है, ऊर्ध्व अधश्च कृच्छाद, तो ऊपर और नीचे की सांस जो है वो क्या करता है, बहुत कठिनाई से लेता है। यह मतलब जो तस्य मतलब उसका नासा परिशोष उक्तः, है ना, तो इस रोग को नासा परिशोष रोग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि क्या हो जाता है कि वात जो है अपनी रुक्षता के कारण, जो वायु है अपनी रुक्षता के कारण, और पित्त जो है वो अपनी जो है उष्णता के कारण जो घ्राण में आश्रित श्लेष्मा है उसको क्या कर देता है, सुखा देता है, और व्यक्ति को क्या होता है, ऊपर ऊर्ध्व और अधोष की जो सांस लेने में कठिनाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, नासा परिशोष कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका नासा परिशोष जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर अब जो है हम अपने आगे के जो बचे हुए हैं, जो अर्श है, शोफ है और अर्बुद है, इनके बारे में बताते हैं। इसमें ना हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो पहले पढ़ के सुना देते हैं। वात आदि तीनों दोषों से पृथक पृथक तीन तथा सन्निपातक चतुर्थक ऐसे नासा अर्श 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो क्या, जैसे मैंने आपको बताया था अर्श VPKS होते हैं, तो अर्श जो है वो 4 तरह के होते हैं। इस प्रकार नासा शोफ भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। शाला के सिद्धांत के विचार से निदानोक्त 6 अर्बुदों के सिवाय सन्निपातक 7वां अर्बुद भी होता है, ठीक है। मतलब 7 तरह के अर्बुद होते हैं, ये बता दिया था मैंने। यहाँ पर जो 5 प्रकार के प्रतिशय हैं उसका उल्लेख उसका वर्णन आगे किया जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने बताया था ये 5 प्रतिशय हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, नासा स्रोत में होने वाले 4 प्रकार के शोफों का वर्णन शोफ विज्ञानी अध्याय में कहे हुए शोफ के समान तथा नासा अर्श 4 प्रकार के कहे हैं उनके निदान स्थान में कहे हुए अर्श के समान कारण, लक्षण, संप्राप्ति आदि समझने चाहिए। तो बस सिंपल यही है कि इसमें हमें यहाँ पर ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारे अर्श जो हो गए, शोफ हो गए और अर्बुद हो गए, इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे हुए कितने, जो तुम्हारे अर्श हो गए वो 4 हो गए, जो तुम्हारे शोफ हुए वो तुम्हारे कितने हो गए, वो 4 हो गए, अर्बुद हो गए तुम्हारे 7, टोटल 15 जो है ना वो हम उनके अलग अलग जगहों पर जहाँ पर वर्णित किए गए हैं, जैसे इसमें देखो कहाँ पर किया गया कि निदान स्थान में कहे हुए अर्श के समान है, ठीक है। तो नासा स्रोत में होने वाले शोफों का वर्णन शोफ विज्ञानी अध्याय में कहे हुए हैं। तो जैसे शोफ है वो शोफ विज्ञानी अध्याय में कहा गया है, ठीक है। और अर्श जो है वो निदान स्थान में कहे हुए अर्श के समान होते हैं, तो ठीक है। ये सब अब इसलिए हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। अब ये 15 हमारे यहाँ पर ही मतलब खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर हमें ये इन्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हमारे बचते से प्रतिशय, तो अब वो हमारे जो प्रतिशय है वो हमारे अगले लेक्चर्स में है ना वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो फिर अब हम जो है अपने जो नासागत रोग जो हमने पढ़े हैं उसके में मतलब हमने सिर्फ लक्षण को जो है वो एक पेज पर यहाँ उतार लिया है ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा नासागत रोग, एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, अपीनस जो है तुम्हारा, अपीनस में क्या होगा, नासा का अवरुद्ध हो जाता है ना, धुआं सा निकलता हो, क्लेद युक्त हो, सूखती हुई हो, नासिका कैसी हो, सूखती हुई हो, गंध और रस का ज्ञान ना होता हो, वो तुम्हारा अपीनस होगा, ठीक है। तो अब ये सब हमने पढ़ा था पहले, लेकिन अब ये एक छोटा सा ओवरव्यू केवल लक्षणों का कि क्या लक्षण दिखेंगे, ठीक है। निदान विधान हमने सब हटा दिए, केवल लक्षण कि पता लगे कि ये जब कोई आपके सामने पेशेंट आता है तो आपको पता लग जाएगा कि ये लक्षण है तो फलाना जो है वो आपका नासागत रोग है। तो इस वाले में अपीनस में हमने आपको क्या बताया कि नासा का अवरुद्ध हो जाना, धुआं सा निकलता हो, क्लेद युक्त हो, नासा सूखती हो, गंध और रस का ज्ञान ना होता हो। फिर उसके बाद पूतिनस में क्या होगा, पूति मतलब दुर्गंधित, तो जो दुर्गंधित वायु वह मनुष्य के मुख और नासा की ओर निकलता हो। तो मुख और नासा से कैसी वायु निकलेगी, तुम्हारी दुर्गंधित वायु निकलेगी, तो तुम्हारा वो हो जाएगा पूतिनस से। अब आ जा रहा नासिका पाक, उसमें क्या होगा, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हो नासिका के अंदर, नासिका पक जाती हो और गीलापन तथा कोस हो जाता हो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नासिका पाक हो जाएगा। फिर आ जाओ रक्तपित्त में क्या होगा, एक या अनेक मार्ग से अथवा एक या अनेक द्वार से रक्तपित्त शरीर से बाहर निकलता हो, वह तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये रक्तपित्त नासागत रोग हो जाएगा। और क्या होगा, रोगी, अब देखो इसमें आ जाओ, नासा पूय रक्तस्राव के लक्षण है, रोगी की नासा से रक्त मिश्रित पुए निकलता हो, तो नाक से क्या निकलेगा, रक्त भी निकलेगा, और क्या होगा, पुए का भी स्राव होगा, तो वो तुम्हारा नासा पुए रक्त हो गया। फिर इधर आ जाओ छवतु, तो वायु शब्द करता हुआ बाहर निकलता है, छवतु मतलब छींक एक तरीके से ना, तो छींक है तो वायु क्या होगा, वो शब्द करता हुआ बाहर निकलेगा, तो छवतु, सिंपल है ना। कफ का नासा मार्ग से स्राव, अगर कफ का अगर नासा के मार्ग से स्राव हो रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, भ्रंशतु कहेंगे, ठीक है। फिर दीप्त क्या होगा, नासिका सदा भयंकर दाह से युक्त
होती हो, धुएं के समान वायु निकलती हो और नासा जलती हुई सी अगर हो रही है ना, अगर कोई आपके सामने पेशेंट आ रहा है, बोल रहा है कि भाई नासिका में सदा भयंकर दाह से युक्त है ना, धुएं के समान वायु निकल रही है, नासा जलती हुई सी लग रही है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा दित्य हो जाएगा। और नासा प्रतिनाह में क्या होगा, नासा अवरुद्ध हो गई हो, नासा बिल्कुल सट गई हो, ठीक है, तो तुम्हारा नासा प्रतिनाह हो जाएगा। ठीक है, अब जिधर इधर आ जाओ, नासा परिस्राव में क्या होगा, नासा परिस्राव में नासा से निरंतर स्वच्छ जल का स्राव हो रहा है। ठीक है, नासा से क्या होगा, स्वच्छ जल का स्राव अगर हो रहा है तो वो और वो अविवर्ण भी होगा तो तुम्हारा नासा परिस्राव हो गया। ठीक है, और मनुष्य बड़ी कठिनाई से ऊर्ध्व और अधः श्वास ले पाता है, उसे नासा शोष कहते हैं। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से, कठिनाई से, है ना, कृच्छ, तो उससे क्या होगा कि वो बहुत मुश्किल से ऊपर और नीचे की तरफ जो है वो सांस ले पाता होगा, उसे कहेंगे नासा शोष। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आपका एक समरी टाइप मैंने यहाँ पर सबकी बता दी है लक्षणों की। ठीक है, तो ठीक है, फिर थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, हमने अपने 26 जो है वो नासा रोग जो है वो देख लिए, उनके लक्षण जो है वो देख लिए। अब हम इनकी चिकित्सा पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर, और उसके अगले वीडियो के अंदर हम अपना जो है वो प्रतिश्याय जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा लगभग 3 वीडियो हमको लगेंगी इसको कंप्लीट करने में। तो ये पहली पार्ट की वीडियो तो कंप्लीट हो गई, उसमें लक्षण आपको समझा दिए मैंने सारे अच्छे तरीके से। 5 तरह के प्रतिश्याय जो है वो तीसरे पार्ट की वीडियो में आएंगे, और दूसरे पार्ट की वीडियो में इनके जो है वो चिकित्सा आएंगे। और प्रतिश्याय की जो चिकित्सा होगी वो हम प्रतिश्याय के साथ की वीडियो में ही हम हैंड टू हैंड जो है वो बता देंगे। ठीक है, चलो तो फिर थैंक यू।